एप्पल फाइनली अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिक्स कर रहा है और उसने WWDC 2026 में यही किया। सीरी का नया AI वर्जन यहाँ पे निकाल दिया, जैसे सीरी AI बोला गया है। यहाँ पे स्टैंड अलोन ऐप है और इस बार ये गूगल जेमिनी से सपोर्टेड है। यानी कि एप्पल इंटेलिजेंस एक ऐसा फीचर था जो यहाँ पे 2 साल पहले अनाउंस किया था, लेकिन अभी तक उसके सभी फीचर्स अवेलेबल थे ही नहीं और यहाँ तक कि उसके ऊपर एक $250 मिलियन का लॉ सूट भी लग गया था। लेकिन अब एप्पल ने डिसाइड किया कि कैसे हम सीरी को एक नए तरीके से AI अवतार लेकर आए और कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में फाइनली यहाँ पर कूदे। क्योंकि अभी तक AI के अंदर अगर आपको एप्पल के आईफोन में यूज करना है तो आपको चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, क्लाउड, ये अलग अलग एप्स को यूज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे सारी चीजों को कंबाइन करके फाइनली एप्पल लेकर आ रहा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है और ये पता लगता है कि एप्पल का यहाँ पे फ्यूचर विजन कैसा है। बाय द वे एक बात बता सकता हूँ, एप्पल ने ये अकेले सारे काम खुद नहीं करे, यहाँ पे इसके लिए गूगल से हेल्प ली है और गूगल को यहाँ तक कि $1 बिलियन तक दिए ताकि गूगल उसका जेमिनी मॉडल यहाँ पर उसे प्रोवाइड करे, ताकि एप्पल उसे यहाँ पे रन कर सके अपने आईफोन, अपने सर्वर्स पे, ताकि एप्पल अपने यूजर्स को सीरी के अंदर जेमिनी की जो कैपेबिलिटीज है वो यहाँ पे दे सके। यानी कि सीधी बात है, जो एंड्रॉइड फोन के यूजर्स बहुत सालों से यूज कर रहे थे वो सारी कैपेबिलिटीज अब जाके आईफोन में आने वाली है। लेकिन ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। जहां एप्पल इंटेलिजेंस प्रॉमिस की गई थी कि वो आईफोन 15 प्रो और नए आईफोन 16, 17 के बाद यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे पता चलता है कि जो नया सीरी AI आया है ये प्रॉपर तरीके से जितने भी AI फीचर्स होंगे ना, ये लिटरली आईफोन एयर और आईफोन 17 प्रो में ही वर्क कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए मिनिमम 12 GB ऑफ रैम की रिक्वायरमेंट और एक फास्ट चिप की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ऑन डिवाइस AI को ये लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी कि डिवाइस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो फोन के अंदर ही रहे और वहां पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो आसान तरीके से लोग कर पाए और इजिली यहाँ पे प्रोसेस कर पाए। और बाय द वे एक और इंटरेस्टिंग बात बता सकता हूँ, ऑलरेडी आने से पहले अभी सीरी AI आया भी नहीं है, लेकिन जो गूगल जेमिनी के साथ जो पूरा मॉडल क्रिएट किया ये ऑलरेडी यूरोप में और चाइना के अंदर ऑलरेडी बैन है, यानी कि चाइनीज यूजर और यूरोपियन यूनियन में इसको अभी यूज नहीं किया जा सकता एट लॉन्च। फ्यूचर में क्या होगा देखने वाली बात है, लेकिन ये सारी चीजें। लेकिन अब बात आती कि एप्पल वालों ने इतना टाइम लगाया, एक बड़ा $1 मिलियन का लॉ सूट हो गया, एप्पल ने बहुत सारी चीजें करी और अब जाके फाइनली AI वाली रेस में उतरा है। एक सिंपल सी बात कि एप्पल को पता था कि AI वाली रेस में बहुत ज्यादा पीछे छूट चुके हैं और खुद के लिए एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना जो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी से compete कर सके, एप्पल उसमें कम से कम 2 से 3 साल पीछे था। यानी कि एप्पल जितना भी पैसा डाल देता वो उस लेवल का मॉडल क्रिएट कर ही नहीं सकता था, इसलिए उसने शॉर्टकट अपनाया और यहाँ तक कि गूगल जेमिनी के साथ पार्टनरशिप कर ली। चाहता तो किसी बड़ी कंपनी को एक्वायर कर सकता था, लेकिन जो AI बूम मार्केट में चल रहा है ना, उसको देख के लगता है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी शायद एप्पल अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि OpenAI अब ऑलरेडी IPO फाइल कर रही है, एंथ्रोपिक भी है, महंगी हो गई है। तो यहाँ पर एप्पल के लिए सूटेबल चीज थी कि किसी AI कंपनी से पार्टनरशिप कर ले और गूगल के साथ उन्होंने किया, क्योंकि गूगल को एंड्रॉइड का और जो नॉर्मल यूजर्स को जो हम AI फीचर जो आज के समय प्रोवाइड कर रहे हैं जेमिनी के अंदर, वो ऑलरेडी यहाँ पे किस तरीके से डिलीवर करने उससे पता है। लेकिन यहाँ पे एप्पल वालों ने कुछ चीजें खेली, जैसे कि सीरी AI के अंदर उन्होंने डाला, जैसे कि विजुअल इंटीग्रेशन को डाल दिया, यानी कि सीरी आज के समय में जो भी आपकी स्क्रीन पर है उसे देख के एनालाइज कर सकता है, वो आपके फोन में रहेगा। यहाँ तक कि आप सीरी को कैमरे के साथ भी एक्सेस कर सकते हो और उसको कैमरा पॉइंट आउट करके पूछ सकते हो उससे क्वेश्चंस। ये फीचर्स को इंटीग्रेट किया गया और अब इस तरीके से काम भी करेंगे यहाँ पे। हालांकि बात करें तो अगर आप इस तरीके के फीचर यहाँ पे एंड्रॉइड में यूज करने का सोच रहे हो तो ऑलरेडी जेमिनी ऐप के अंदर जेमिनी लाइव आता है, जहाँ पे आप इसका यूज डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। तो वैसे कुछ चीजों को डाला गया। इसके अलावा कंटेक्सचुअल अवेयरनेस को भी डाला गया है कि यहाँ पे किस चीज के बारे में बात की जा रही है, सीरी उसको यहाँ पे बता देगा। और इसी के साथ ही सीरी के साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज करी है उन्होंने कि स्टैंड अलोन ऐप डाल दी है, जिसके अंदर जो भी आपकी पुरानी चैट्स आप उसे आप यहाँ पे आसान तरीके से देख पाओगे और जिसके लिए एप्पल जानी जाती है विजुअल ओवरऑल एनिमेशन और एस्थेटिक्स, वो सारी चीजें एनिमेशंस का यूज करके सीरी के साथ उन्होंने डाला है। यानी कि सीरी को डायनामिक आइलैंड का एक पार्ट बना दिया गया है, एक नई तरीके का एनिमेशन लेकर आ रहे हैं। और हालांकि जो नया सीरी रहेगा इसके लिए आपको एक नया आईफोन लेना पड़ेगा इसके अगर आप सारे फीचर्स को यूज करना चाहते हो। हालांकि ये चीज iOS 27 का पार्ट होगी और एप्पल ने ये बोल दिया कि आईफोन 11 को भी iOS 27 का अपडेट आएगा, लेकिन जो AI वाले फीचर्स है वो वहां तक तो नहीं पहुंचने वाले। तो ये एक बात तो रहती है। इसके अलावा बात की जाए तो हाँ, नेचुरल लैंग्वेज जैसे सीरी आज के समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता था ना, उसको भी यहाँ पे फिक्स किया है ताकि आसान तरीके से नेचुरल लैंग्वेज को समझ जाए और वॉइस टाइपिंग जो रहती है वो आसान तरीके से कर जाए। ये चीज को भी करा गया। और इसी के साथ ही बात करें तो विजुअल इंटेलिजेंस और बाकी चीजों को में भी काम किया गया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आईफोन तक ही सीरी के फीचर आ रहे हैं, ये आपको मैक में भी देखने को मिलेंगे, आईपैड में भी देखने को मिलेंगे, इवन एप्पल वॉच के अंदर भी इस नई सीरी को आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। इवन एप्पल विजन प्रो के अंदर भी छोटा सा एक सीरी का बबल आएगा जिसे यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग फीचर जो मेरे को लगे बता देता हूँ। एक सफारी के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर उन्होंने डाला है एप्पल इंटेलिजेंस का यूज करके, जिसके अंदर आप अपना खुद का एक कस्टमाइज्ड एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हो। आपको बस टाइप करना है या फिर बताना है सफारी को कि आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो, क्या टास्क क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि ऑटोमेटिकली बुकमार्क क्रिएट करना है। तो ऐसा
कस्टमाइज करके खुद का एक एक्सटेंशन यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और सिमिलर चीज उन्होंने यहाँ पे शॉर्टकट्स के साथ भी करी, यानी कि आप अपने आईफोन में खुद का एक शॉर्टकट बोल सकते हो। उन्होंने जो डेमो दिखाया उसमें ये बोला कि जो सीरी की जो एआई है ना, उसके साथ उन्होंने डायरेक्टली बात करी और ये बोला कि अगर मैं यहाँ से निकलूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है, जहां पर मैं पहुंचूंगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैप से लेके ऑलरेडी यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन को सेंड कर देना और मेरा फेवरेट पॉडकास्ट यहाँ पे प्ले कर देना। ये बिल्कुल ही सिंपल सा एक टास्क यहाँ पर दिखाया कि इस तरीके के शॉर्टकट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, वो भी सिर्फ बोल के। और इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो सीरी है वो यहाँ पे एजेंटिक एआई और जो एआई एजेंट्स होते हैं ना, उसके तरीके से यहाँ पे बिहेव करने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे शायद एप्लीकेशंस की जरूरत पड़े ही नहीं और लोग सिर्फ एआई को बोलकर अपने रेगुलर टास्क यहाँ पे कर सके। ये इस डायरेक्शन में एप्पल का एक पहला कदम होता है, लेकिन बाकी के कदम अभी भी एक एप्पलेस इकोसिस्टम में आने बाकी है, जिसके लिए हमें आने वाले फ्यूचर में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर इस तरीके के काम अगर एप्पल करता है तो वो भी फ्यूचर में, जिसकी हम बातें चल रही एआई एजेंट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कुछ जेमिनी इंटेलिजेंस के साथ एंड्रॉइड 17 में गूगल ने दिखाया, ये कुछ उसी डायरेक्शन में यहाँ पे ये लोग मूव करें। इसके साथ एक और बहुत बढ़िया फीचर मेरे को लगा, वो था सफारी के अंदर कि वहां पे आप जितने भी आपने पासवर्ड सेव करे उनको एक बार में आप चेंज कर सकते हो, यानी कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है वो चेंज हो जाएगा, या फिर आपका पासवर्ड कहीं ऑनलाइन लीक हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो उसको भी वो एक बटन दबा के सारे पासवर्ड्स को चेंज करेगा, यानी कि आपके बिहाफ पे एआई यहाँ पे लॉगिन करेगी, आपके पासवर्ड को चेंज करेगी। और ये एआई एजेंट्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज केस दिखता है और इससे पता चलता है कि एप्पल वाले कैसे इकोसिस्टम में लॉक करना चाहते हैं लोगों को, यानी कि आपके सीरी, आईफोन और एप्पल इंटेलिजेंस को पता हो कि आपके कौन से पासवर्ड्स हैं, और अगर आप वहां से अगर एंड्रॉइड पे स्विच करना चाहो तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट बना दिया। हालांकि एप्पल वाले ना थोड़े से स्मार्टली यहाँ पे खेले, उन्होंने ये देखा कि एप्पल वाले क्या क्या चीजें यहाँ पे मोबाइल फोन में रन कर सकते हैं, वो तो उन्होंने करी, लेकिन मोबाइल फोन के बाहर जितना भी हैंड ओवर करेंगे ना वो गूगल जेमिनी को करेंगे। इवन ये चीज उन्होंने बताई, जैसे की बताया फोटोग्राफ एडिटिंग, मतलब की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि इमेज रिफ्रेम करना, इमेज रिसाइज करना, चलो आईफोन के अंदर इस तरीके के मॉडल्स को बिल्ड किया जा सकता है जिससे आप इमेज को रीस्ट्रेच कर सकते हो, इमेज को रीसाइज कर सकते हो और एक्सपेंड कर सकते हो। इस तरीके के फीचर एंड्रॉइड में भी देखे हैं, लेकिन एक फीचर जिसका क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा एप्पल को मिला था वो था यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिमूवर का, यानी कि ऑब्जेक्ट इरेज कर देना और कोई भी इमेजेस में चेंजेस कर देना, जिसको एप्पल इंटेलिजेंस ने प्रमोट किया था, लेकिन ये इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ही ज्यादा बेकार था। अब एप्पल ने इस चीज को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है अपने नए एआई के साथ, ये चीज भी काफी सही है। हालांकि जो हैवी इमेज जनरेशन रहता है वो भी एप्पल ने दिखाया, लेकिन आज भी वो उस लेवल का नहीं लगता जैसे दूसरी जगह लगता है, यानी कि आप इमेजेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, अपने वॉलपेपर्स को क्रिएट कर सकते हो। हालांकि ये लाइफ लाइक जो वॉलपेपर इमेजेस होंगी ना, कई सारी चीजें सर्वर के अंदर की जाएंगी और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इसके ऊपर एक पे वॉल भी लगा दिया जाए, यानी कि इस तरीके के और फीचर्स को यूज करने के लिए आपको और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि iCloud के सब्सक्रिप्शन का पैसा देना पड़े। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। इवन कई सारी चीजें जो रहेंगी ना वो गूगल जेमिनी के मॉडल पे करी जाएंगी, जैसे एप्पल यहाँ पे अपने सर्वर्स पे चलाएगा। ये करने की कोशिश की गई कि सारा का सारा डेटा एप्पल की इकोसिस्टम में रहे, लेकिन फिर भी जिस तरीके का प्रॉमिस किया गया था कि सारी चीजें आपके आईफोन में काम करेंगी, वैसा अभी भी नहीं है। कुछ चीजें जहां तक ये लोग हो सकता है सीरी एआई की वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो यहाँ पे स्टोर रख के काम करेगा, यानी कि आपकी जितनी भी एप्स, उसके अंदर का जितना भी डेटा, जितने भी टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, यहाँ तक कि फोटोग्राफ्स आती हैं, सीरी एआई का यूज करके आप उन्हें आसानी से स्कैन कर सकते हो अपने आईफोन के अंदर। लेकिन आईफोन के बाहर का अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शेयर करनी पड़ेगी जो बाहर सर्वर पे जाएगी, तो ये भी एक चीज है। हालांकि बात की जाए तो अभी भी कई सारे जो फीचर्स है आप समझ के रखिए कि आईफोन एयर और आईफोन 17 प्रो में देखने को मिलेंगे और अपकमिंग जो आईफोन 18 सीरीज आएगी उसमें आएंगे। और ये चीज देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान पहुंचा देती है उन लोगों को जिन लोगों ने पुराने आईफोन 15 प्रो खरीदे थे, क्योंकि लिटरली आईफोन 15 प्रो से बोला गया था कि एप्पल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेगा। सेम चीज एप्पल ने मार्केट किया था आईफोन 16 को लेके और आईफोन 16 प्रो को लेके। इवन लास्ट ईयर का आईफोन 17 भी अगर आपने खरीदा है ना, उसमें भी जो नए सारे एआई के फीचर्स होते हैं ना वो भी आप रन नहीं कर पाओगे। अब सिंपल सी बात है कि रैम यहाँ पे कम यूज हो रही है, मिनिमम 12 GB की रैम चाहिए, क्योंकि वो लोकली यहाँ पे कुछ मॉडल्स वगैरह को भी रन कर रहे हैं, जिसका जो इम्पैक्ट रहता है ना हमें लॉन्ग रन में यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एप्पल के लिए क्या रहता है। हालांकि देखो, देखने के लिए दो चीजें, एप्पल के लिए प्रॉफिटेबल चीज इसलिए क्योंकि अब एप्पल अपने जो नए और नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बेच पाएगा और पुराने यूजर्स तक iOS 27 का अपडेट दे रहा है, तो जो लोग अपग्रेड नहीं कर सकते उन लोगों के
आईफोन यहाँ पे चलते रहेंगे, लेकिन जिस किसी को नए एआई फीचर यूज करने हैं वो उसका नया आईफोन यहाँ पे जाके खरीदेगा, तो डेफिनेटली जो नए प्रोडक्ट की सेल्स होती है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ ही जो 12 GB रैम का कंसेप्ट है, इससे भी समझ में आ जाता है कि एप्पल वाले मिनिमम जो रैम अपने फ्यूचर के आईफोन्स में प्रोवाइड करेंगे वो शायद मिनिमम 12 GB की रैम को ही रखें, जिस कारण से जो बेस मॉडल्स होता है उनको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाए। तो ओवरऑल फ्यूचर में एक नया टाइप का प्राइस हाइक भी आपको देखने को मिल सकता है, और ये अक्रॉस द बोर्ड आईपैड, मैक और आपके आईफोन में भी देखने को मिलेगा। और हाँ, एक और बात यहाँ पे समझ में आती है कि जिस तरीके के एप्पल यहाँ पे डायरेक्शन में बढ़ रहा है सीरी एआई के साथ, और फाइनली जेमिनी को इंटीग्रेट कर रहा है और विजुअल इंटेलिजेंस और कन्वर्सेशनल एआई को और बेटर तरीके से कर रहा है, और ऑटोमेशन वाले टास्क में लगा हुआ है ताकि ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन चली जाए, आप यहाँ पे सारी चीजें अपने आईफोन के अंदर एक्सट्रैक्ट कर पाए, इमेज जनरेट कर पाए, इमेजेस को एडिट कर पाए, इवन इमेजेस को रीफ्रेम कर पाए। इस तरीके का लग रहा है कि फ्यूचर में जिस तरीके के एप्पल प्रोडक्ट्स काम कर रहा है, जो कि बेसिकली उसके एप्पल के एयरपॉड्स हो सकते हैं जिसके अंदर कैमरा आ रहा है, एप्पल का एक एआई ग्लास रूमर्ड है जो 2027 में लॉन्च होगा, और ऐसे ही मल्टीपल एआई रिलेटेड जो हार्डवेयर होंगे वो इस नई सीरी एआई के साथ आएंगे और यहाँ पे आपको एक बेटर चीज प्रोवाइड करेंगे। देखो, ओवरऑल बताना चाहूंगा कि एप्पल के लिए चीज बेटर है, क्योंकि एप्पल रेस में पीछे छूट रहा था, सीरी उसका बहुत ज्यादा पीछे था एज कम्पेयर टू जो गूगल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे आपको एक बेटर इंप्लीमेंटेशन मिल रहा है जो आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ पाए और अच्छे तरीके से काम कर पाए। हालांकि एक बात बता सकता हूँ, अभी भी iOS 27 अभी भी बीटा में, और मेरे को लगता नहीं कि अभी भी सारी चीजें यहाँ पे काम करेंगी, और ये जितने भी डेमोज उन्होंने दिखाना सारे यूएस को देख के दिखाए। इंडियन कंटेक्स्ट में चीजें किस तरीके से काम करती है वो देखने वाली बात है, क्योंकि अक्सर हमने देखा सीरी जो रहती है वो इंडियन एक्सेंट पे इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती, और जो एप्पल मैप्स रहता है ना वो भी इंडिया में इतना अच्छा एफिशिएंटली काम नहीं करता, क्योंकि गूगल की सर्विसेज यहाँ पे डोमिनेंट, यहाँ पे ज्यादा और ज्यादा बेटर अडेप्ट कर पाई है। ये एक चीज देखनी होगी कि इंडिया में किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। अगर सीरी एआई के अंदर ये लोग कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट करें और कुछ ना कुछ नई चीजों को डालते रहे और अपने आप को बेटर बनाते रहे, तो इंडियन यूजर्स के लिए भी बेटर चीज हो सकती है जो लोग इसका यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। हालांकि कुछ एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर जो है ये एप्पल वाले यहाँ पे अपने पुराने आईफोन्स के अंदर भी डालेंगे, जिस कारण से ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग आईफोन यूजर्स हैं जिन्होंने आईफोन 15 प्रो के बाद लिया है, तो वहां पे भी कुछ चीजों को ये लोग यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सारे फीचर सारी सीरी एआई को यूज करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको तो शायद नया आईफोन यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, तो ही एक बात रहती है। इसके अलावा बात किया तो एप्पल वालों ने WWDC में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा उसने बेसिकली काम किया अपने ऑप्टिमाइजेशन पे। जैसे कि लिक्विड ग्लास आया था लास्ट ईयर iOS 26 में, तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था कि वो कुछ ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट यहाँ पर हो गया, लेकिन अब उसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और ज्यादा फीचर से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस किया ताकि एक स्टेबल वर्जन दिया जा सके और लोगों को एक अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस दिया जा सके। इस चीज पे एप्पल वालों ने काम किया है। और हालांकि आप सीरी एआई को ऐसा नहीं समझ सकते जैसा एप्पल ने यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि अगर एप्पल का लाइव डेमो आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो इवेंट है वो प्री रिकॉर्डेड था जिसे उन्होंने लाइव स्ट्रीम किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस लाइव डेमो के अंदर उन्होंने मल्टीपल टेक्स लिए होंगे और मल्टीपल चीजें एडिट करके दिखाई है। तो रियल लाइफ में किस तरीके से काम करता है ना, ये अभी हमें आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी एप्पल के लिए अच्छा डायरेक्शन है। एप्पल एक सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, जेमिनी का सपोर्ट लेके यहाँ पे काम कर रहा है, और गूगल और एप्पल की पार्टनरशिप थोड़ी सी और ज्यादा बेटर है। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि गूगल वाले अब जेमिनी के अंदर कुछ नई चीज निकालेंगे तो शायद एप्पल वाले उसे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इंटीग्रेट करने की भी कोशिश करेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, और लॉन्ग रन में देखना हो कि ये जो फीचर्स रहते हैं लोगों के और ज्यादा कैसे यूजफुल होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कंज्यूमर्स के लिए मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा चीजें पीछे हो गई है। एप्पल वालों को देखते कि कितनी सारे फीचर जो एआई के रहते हैं अपने पुराने मॉडल्स में लाते हैं, और जिनमें रेगुलर सीरी है क्या उसके अंदर सीरी के बेटर फीचर्स आएंगे, या जो सीरी एआई है ये आपको जो नए आईफोन्स आ रहे हैं जिनके अंदर 12 GB रैम और iPhone 17 Pro एयर आ रहे हैं इन्हीं तक एक्सक्लूसिव रहता है। तो ये सारे सवाल है, देखते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे क्या रहता है। बाय द वे, एप्पल का नया सीरी एआई आपको कैसा लगा, और एप्पल वाले एप्पल इंटेलिजेंस के साथ क्या कर रहे हैं, क्या आपकी नजर में वो मैच कर पा रहे हैं, या फिर अभी भी जो गूगल अपने जेमिनी इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा है वहां पे वो आगे निकल गया। आपका जो भी ओपिनियन है नीचे आप यहाँ पे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।